बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हट के। आज जो है हमारा पहला रिकॉर्डिंग हो रहा है फिजियोलॉजी का, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन है। ये नोट्स हमने बहुत डिफरेंट सोर्सेज को कंबाइन करके जनरेट किए हैं, तो इनमें हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये नोट्स समझ में आए और आपके लिए ये हेल्पफुल हो। तो जो है पढ़ने का ये तरीका होता है कि पहले आपको जो चीज़ें पता है, समझ आई है, उनके साथ आप नई चीज़ें रिलेट करके ऐड करते हुए समझते हुए जाते हो, ताकि वो लॉजिकल एक सीक्वेंस में आपके ब्रेन में वो मैप बनता जाता है। तो वो चीज़ें याद भी रह जाती है और समझ भी अच्छे से आती है, ईजिली आ जाती है। ठीक है, तो हम भी इसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसके अलावा जो है फिजियो और आप जब थर्ड ईयर में आओगे, फिजियो, फार्माकोलॉजी, जो पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और इम्यूनोलॉजी है, उसको समझने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन क्या होता था। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के इंटीरियर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स है उसकी कंपोजिशन को रेगुलेट करना उसका मेन फंक्शन हुआ करता था। ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन अगर देखिए, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, तो उसमें मेनली जो है फॉस्फोलिपिड्स होते थे और प्रोटीन्स होते थे। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स जो थे इनका फंक्शन होता था एक खास। तो फॉस्फोलिपिड की कंपोजिशन अगर आप देखें तो फॉस्फोलिपिड्स जो है उनमें ग्लाइसरोल बैकबोन होता था। ग्लाइसरोल बैकबोन क्या था? ग्लाइसरोल जो है एक मॉलिक्यूल था जो कि आपके जो फैटी एसिड्स जो उसके साथ आके लगते थे। ठीक है, दो फैटी एसिड टेल होते थे फॉस्फोलिपिड में, और एक साइड पे फॉस्फेट ग्रुप कोई लगता था, और उस ग्रुप के हिसाब से वो फॉस्फोलिपिड की सब टाइप होती थी। ये बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे। तो मेनली यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि फॉस्फोलिपिड्स जो है ये एम्फीफेथिक होते हैं। एम्फीफेथिक का मतलब ये है कि इनमें वाटर सोलुबल पोर्शन भी होता है जो कि हेड बना रहा है। देखिए, ये हेड जो है ये वाटर सोलुबल होता है। इसमें आप कह सकते हो ग्लाइसरोल बैकबोन होता है, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जो लगा है वो इस हेड में होता है। ठीक है, बाकी दो जो फैटी एसिड साइड चेन यहाँ पे फैटी जो इस इन दो के साथ, ग्लाइसरोल के इन दो कार्बन के साथ जो स्टर लिंकेजेस से दो फैटी एसिड टेल लगे होते थे। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक रीजन था हेड। ठीक है, ये आप समझे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली साइड है, ये आप इसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड वाली साइड कंसीडर करें। तो देखिए, वाटरी होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी। तो ये जो वाटर सलूबल हेड्स है फॉस्फोलिपिड के, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, तो ये लव करते हैं वाटर को, तो वाटर वाले साइड पे मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और दूसरे जो दो फैटी एसिड टेल्स थे, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक थे। तो ये जो है वाटर से मुंह हटाए हुए है, पीठ उसकी तरफ किया हुआ है। देखिए, ये एक दूसरे की तरफ इन्होंने मुंह किया, क्योंकि ये एक दूसरे को तो लव कर रहे होंगे। हाइड्रोफोबिक है, दोनों वाटर हेटिंग है, तो लिपिड लविंग होंगे। ठीक है, लाइपोफिलिक होंगे। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर है, ये चूंकि ये वाला पोर्शन जो है हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफिलिक जो चीज़ें हैं, वाटर सलूबल चीज़ें हैं, वो इसमें से पास नहीं कर सकती ईज़िली। ठीक है, ईज़िली क्या, इसमें से परमिएबल है ही नहीं। ठीक है, क्यों परमिएबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो ये वाटर हेटिंग है, तो वाटर लविंग चीज़ें, वाटर इसमें से नहीं गुजर सकता। ठीक है, लेकिन जो लिपिड सलूबल कंपोनेंट्स है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और स्टीरॉयडल हार्मोन्स हो गए हैं, तो ये पास कर सकते हैं इसको ईजिली। क्यों? क्योंकि वो ये लविंग है। ठीक है, लाइपोफिलिक है। ठीक है, वाटर हेडिंग है लेकिन लाइपोफिलिक है, तो इसमें से गुजर सकती हैं। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, हमारे जो ड्रग है फार्माकोलॉजी में जितने भी ये तो वो या वीक एसिड्स होते हैं या वीक बेसिस होते हैं। वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं या जो है नॉन आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आप एक बात याद रखें यहाँ पे कि जितने भी नॉन आयोनिक चीज़ें हैं वो मेनली लिपिड सॉल्यूबल होती हैं। ठीक है, तो नॉन आयोनिक चीज़ें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर इंटर हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह है, ठीक है, तो ये वाटर सॉल्यूबल हो जाती हैं, तो फिर ये इसमें से पास नहीं कर सकती लिपिड मेम्ब्रेन से। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इसमें से इंटर नहीं हो सकती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कंपोजिशन की, यही मेनली रिस्पॉन्सिबल है इंट्रासेलुलर फ्लूइड की कंपोजिशन को टाइटली रेगुलेट करती है और एक्स्ट्रा सेलुलर से डिफरेंट रखने में। ठीक है, अच्छा, तो जो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है कुछ चीज़ें होंगी, तो वो मेनली प्रोटीन्स इसका रोल प्ले करती है। ठीक है, प्रोटीन्स दो टाइप के आपके होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है ये कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं टू द सेल मेम्ब्रेन। देखिए, जैसे ये एक आयन चैनल है और ये इंटीग्रल प्रोटीन्स की टाइप है। देखिए, ये कोवैलेंटली बॉन्ड होगा इस ये जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस है ना, कोवैलेंटली बॉन्ड होगा इस हाइड्रोफोबिक जो रीजन है इसके साथ भी। ठीक है, और ये
स्पैन किया होता है, इसने सेल मेम्ब्रेन को यूँ क्रॉस किया होता है, देखिए स्पैन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो है आयन चैनल्स आएंगे, आयन चैनल्स अभी हम आगे ले चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स इसमें आएंगे, रिसेप्टर्स आएंगे और जी प्रोटीन्स आएंगे। जी प्रोटीन्स आपको सिग्नल ट्रांसडक्शन जो पाथवेज है एंडोक्राइनोलॉजी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। अच्छा, बाकी पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये नॉट इम्बेडिड है, नॉट कोवलेंटली बॉन्डेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस है, मतलब वीकली बॉन्डेड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर साइड पे भी हो सकते हैं और इंटीरियर साइड पे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन की एक सब टाइप होती है GPI एनकोड प्रोटीन, ग्लाइकोफॉस्फेटिडाइल इनएसिटोल एनकोड प्रोटीन्स इनको बोलते हैं, ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोलेटेड फॉस्फोलिपिड्स की एक टाइप है जो प्रोटीन्स को इनकोर करता है सेल मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल साइड पे। ये सब क्लास है पेरिफेरल प्रोटीन्स की, ठीक है। तो इसकी एक इंपॉर्टेंस है, ये जो है सेल सरफेस एंटीजन का काम कर सकता है, सेल एडहीजन मॉलिक्यूल का काम कर सकता है, ठीक है, जो मार्कर्स होते हैं सेल उसका काम कर सकता है, रिसेप्टर का भी काम कर सकता है, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कुछ होते हैं, देखिए एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस जैसे हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस आप पढ़ोगे यहाँ पे, अगर ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ना आपका, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस होता है जो कि इधर एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करता है, तो वो इस मेम्ब्रेन के साथ, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके साथ एनकोड भी हो सकता है, GIP एनकोड प्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है, जो कि पेरिफेरल प्रोटीन की सब टाइप है, ठीक है। तो ये जो GIP प्रोटीन है इनके लिए एक फॉस्फोलिपिड रिक्वायर होता है, इसको PIG बोलते हैं, फॉस्फोइनएसिटोल ग्लाइकेन, ठीक है। ये फॉस्फोइनएसिटोल ग्लाइकेन जो है ये ग्लाइकोलेटेड जो फॉस्फोलिपिड बॉन्ड बनता है GPI के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका जीन होता है PIGA जीन, अगर ये डिफेक्टिव हो तो ये पेरिफेरल प्रोटीन जो है नहीं होगा, लगा नहीं होगा। तो इससे एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं पैरोक्साइमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ये कैसे होगी, देखिए रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक GPI एनकोड प्रोटीन डिफिशेंट होगा, GPI एनकोड प्रोटीन नहीं होगा, सेल जो रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल इसका सेल सरफेस मार्कर नहीं होगा, तो जो कंप्लीमेंट सिस्टम है आपका, इम्यूनिटी का कंप्लीमेंट सिस्टम होता है, एक प्रोटीन्स होते हैं वो आके इसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ससेप्टेबल हो जाता है ये रेड ब्लड सेल टुवर्ड योर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ एंड योर कंप्लीमेंट सिस्टम विल डिस्ट्रॉय योर रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद आपका क्या होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। एनीमिया कहते हैं रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाने को, ठीक है, ब्लड के अंदर। और हीमोलाइटिक एनीमिया इसको बोलते हैं अगर रेड ब्लड सेल्स ब्रस्ट हो रहे हैं। रेड ब्लड सेल ब्रस्ट कैसे होंगे, इसके ऊपर ये जो GPI एनकोड प्रोटीन है ये नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, PIGA जीन डिफिशेंट है, ठीक है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव जो है रेयर डिसऑर्डर है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए बस इसलिए कि ये पेरिफेरल प्रोटीन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। GPI एनकोड प्रोटीन डेफिशिएंट हो तो रेड ब्लड सेल्स को वो कंप्लीमेंट जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे कि ये सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है, फिर इसको वो नॉन सेल्फ कंसिडर करके इसको मार देंगे, तो हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो वो किडनी से फिल्टर होकर यूरिन में आना शुरू हो जाएगा, इसको हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं, ठीक हो गया। बस इधर ये अब आपकी बारी है, इसमें आप क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करें। इसमें देखिए व्हाट टू प्रोटीन क्लासेस आर इंडिकेटेड बाय द बॉक्स नंबर, तो ये बॉक्स नंबर 2 है, ये बॉक्स नंबर 1 ये क्या शो करता है, देखिए ये इंटीग्रल प्रोटीन है और ये जो है पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन की एक्सटर्नल साइड पे जो GPI एनकोड प्रोटीन है ये पेरिफेरल प्रोटीन की एक सब टाइप है। व्हाट इज़ GPI एनकोड प्रोटीन, इसका आंसर यही, ये इसकी सब टाइप है, ठीक है। और ये जो है एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस या जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके इसी से लगे हो सकते हैं, ग्लाइकोलेटेड फॉस्फेट जो बॉन्ड है उससे, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ मार्कर्स हो सकते हैं, सरफेस एंटीजन हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ हीमोलाइटिक डिजीज, व्हाट हीमोलाइटिक डिजीज इज काज्ड बाय GPI सिंथेसिस पाथवे डिफेक्ट। अब GPI सिंथेसिस पाथवे डिफेक्ट हो तो कौन सी हीमोलाइटिक, तो रेड ब्लड सेल के ऊपर GPI एनकोड प्रोटीन जो है वो एक एंटीजन का काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर ये मिसिंग हो तो कंप्लीमेंट सिस्टम रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसे आप PNH कह सकते हो, ठीक है, पैरोक्साइमल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, तो वो हो सकता है।